प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम संविधान चर्चा के भाग 2 में आपको इस विषय की ओर ले जाना चाहते हैं कि क्या यह संविधान आज के दौर में भी कामयाब है। अभी कुछ दिन पहले वर्तमान सरकार के समर्थक ने एक प्रकार से इस संविधान को बदल देने का आह्वान किया है। शंकाएं आशंकाएं हैं और यह तर्क भी सामने है कि जो संविधान 1947 में बना था वह संविधान आज उसी स्वरूप में नहीं है। यह भी एक सच्चाई है कि समय के साथ संविधान में कई परिवर्तन हुए। सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 1950 में लागू होने वाले संविधान में प्रथम परिवर्तन 1951 में हो गया था, अर्थात अपने लागू होने के एक साल बाद ही। तो ऐसे में ये सवाल मन में आता है कि ये जो सतत बदलने वाली संविधान है, जिसे हम कुछ शर्तों के साथ बदल सकते हैं, लोग में जागरूकता उत्पन्न करके उन्हें बता करके हम संविधान के बारे में लोगों को बताते रहे हैं। तो ऐसे में क्या एक बार संविधान का पुनर्लेखन जरूरी हो गया है? तो इस विषय पर बात करने से पहले हमको इस ओर लौटना होगा कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी। बहुत कम लोगों को पता है, या मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे होंगे, हालांकि आजकल पढ़े लिखे शब्द बोलने से कुछ लोगों को बहुत आपत्ति है। एक शिक्षक ने कहा कि अगली बार वोट सिर्फ पढ़े लिखे को देना। तो आज के वर्तमान सरकार के समर्थक पता नहीं क्यों सोच लिए कि बोलने वाले शिक्षक ने उनके नेता आदरणीय मोदी जी को टारगेट किया है। ऐसे मोदी जी के डिग्री को लेकर के कई सवाल खड़ा होते रहे हैं। शिक्षक के इस सवाल पर जो व्याकुलता उनके समर्थकों में दिखी, उससे इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके समर्थक भी इस बात को मानते हैं कि मोदी जी का डिग्री सच्ची नहीं है। इससे इस आशंका को बल मिला है जो विपक्ष आरोप मोदी जी पर लगाते रहा है उनके डिग्री को लेकर के। हालांकि आज का विषय हमारा वो नहीं है। हमारा विषय यह है संविधान चर्चा भाग 2 में कि क्या इस संविधान को समूल नष्ट कर नया संविधान का पुनर्लेखन होना चाहिए, या नया संविधान सभा का गठन कर फिर से भारत को एक नया संविधान मिलना चाहिए। तो संविधान लिखने की जो प्रक्रिया थी, जो परंपरा था, जो शर्त हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय सुनिश्चित किया था, वह यह था कि हम किसी भी बिंदु पर वोटिंग नहीं कराएंगे। जो भी प्रस्ताव संविधान लेखन के संबंध में आएगा वह निर्विवाद होगा, सर्वसम्मति से होगा। उसके बाद ही हम उसे संविधान में जगह देंगे और हर एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा होगी। यही वजह था
कि इतना विशाल संविधान को लिखने में 2 साल से अधिक का समय लगा और हर बिंदु पर बहस हुआ। आज की वर्तमान पीढ़ी अगर चाहती है कि उस समय संविधान निर्माताओं ने किस बिंदु पर क्या विचार रखा था, तो संविधान ऑडिटोरियम में संविधान में हुए सभी बहस के संकलन को वो पढ़ सकते हैं। मोटी मोटी पुस्तकों में उन बहसों को संकलित किया गया है और उसमें से किसी भी शब्द को खुरच कर नहीं निकाला गया है। दूसरी बात यह है कि कोई भी बिंदु जो संविधान में जगह पाया है वह सर्वसम्मति से है और संविधान के सभी सदस्यों ने उस पर व्यापक बहस, चिंतन, मनन करके उसको डाला है। आज जो वर्ग संविधान निर्माण की बात कर रहे हैं, उन्होंने कई ऐसे संविधान में संशोधन लाए हैं जिस पर उन्होंने चर्चा नहीं कराया, जिसमें मुख्य है कृषि कानून, आरटीआई कानून में परिवर्तन और इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी संविधान में चर्चा नहीं हुआ। अभी की जो वर्तमान सरकार है वो किसी भी अधिनियम की प्रस्तावना या उसका जो ड्राफ्ट होता है उसे सार्वजनिक नहीं करती है और हमारे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में उत्साही छात्रों की भी कमी है। समाज में भी ऐसे वर्ग का कमी है जो ऐसे प्रस्तावित कानूनों के संबंध में जो सरकार का ड्राफ्ट है उस पर बहस, चिंतन, मनन कर सरकार को कोई सलाह दे सके। मुझे याद नहीं है कि देश के किसी विश्वविद्यालय ने सरकार के किसी प्रस्तावित कानून पर कोई विमर्श या सलाह सरकार को अधिकृत रूप से दिया हो। आज हालात ऐसे हो गए हैं जब एक शिक्षक अपने शोध में किसी बिंदु की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करता है तो वह यूनिवर्सिटी उससे अपने रिश्ते को तोड़ लेता है। यह निश्चित रूप से संविधान परिवर्तन या संविधान पुनर्लेखन की स्थिति नहीं है। अगर सरकार सच में संविधान को जनहित में बदलना चाहती है तो उसे बेसिक स्ट्रक्चर से क्या आपत्ति है वह जनता के सामने रखना चाहिए। प्रत्येक यूनिवर्सिटी, प्रत्येक कॉलेज, प्रत्येक स्कूल के छात्रों को विचार विमर्श के लिए आमंत्रित करना चाहिए। अपने स्कूल के स्तर पर छात्रों का मंतव्य, चिंतन और सलाह इस विषय में क्या है वह आना चाहिए। इससे जो पॉलिटिकल जागरूकता है वह स्टूडेंटों में सहज आएगा। मैं संविधान के पुनर्लेखन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो लोग पुनर्लेखन की मांग कर रहे हैं वे लोग एक अधिनियम पर बहस नहीं कर पा रहे हैं। प्रस्तावित कानून का प्रस्तावना लोगों के सामने नहीं रख पा रहे हैं, वेबसाइट पर नहीं डाल पा रहे हैं। ऐसे में इनके सोच पर सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। जो अपना मूल संविधान सभा था उसमें एक से एक विरोधी पक्ष थे। सबको अपने विचार को रखने के लिए मौका दिया गया
और यह मौका इतना मजबूत था कि अगर कोई एक व्यक्ति भी असहमत है तो वह इस संविधान का हिस्सा नहीं बन पाया। और आज हम संविधान में बड़े बड़े परिवर्तन कर दे रहे हैं, नई नई कानून आ जा रही है। उसमें क्या परिवर्तन सरकार ने किया? जनता के पास कोई ड्राफ्ट नहीं आया है। अभी एक सिविल कोड पर बहुत चर्चा हो रहा है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, लेकिन इसकी प्रस्तावना क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका ड्राफ्ट क्या है, अब तक हमारे बीच में नहीं। हो हल्ला हंगामा बहुत है, न समर्थक इसकी मांग कर रहे हैं, न सरकार इसे उपलब्ध करा रहा है। तो ये स्थिति बताता है कि संविधान में हो सकता है कि परिवर्तन आवश्यक हो, लेकिन हम अभी जिस मन स्थिति में हैं वह इस परिवर्तन के योग्य नहीं है। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड इस ख्याल से लाया था कि राजनीतिक दल को मिलने वाला एक एक पैसे का हम हिसाब ले पाएंगे। हालात यह हुआ कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पर सरकार ने पूरे चंदा को ही गुप्त कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? जो शासक दल है वह 95% इलेक्टोरल बॉन्ड का हिस्सा ले लेता है और विपक्ष के हिस्से 5% आता है। अगर हालात यही रही तो लोकतंत्र को बचाना असंभव है। अगर लोकतंत्र नहीं रहा तो संविधान बेमानी हो जाएगा। संविधान में हर परिवर्तन अच्छे के लिए ही हुआ, यह सही नहीं है। कई परिवर्तन सरकार, चाहे वो पूर्ववर्ती हो या वर्तमान हो, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए किए हैं। नागरिक जागरूकता के अभाव में हम अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कर सके। अगर नागरिक आपत्ति दर्ज करना बंद कर दे तो संविधान अपनी भूमिका निभाना बंद कर देता है। फिर आप भले ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हो, लेकिन आप एक लोकतांत्रिक जनता नहीं हैं, यह साफ हो जाता है। संविधान चर्चा के माध्यम से हम सभी बुद्धिजीवी को, चाहे वह चाय के दुकान पर बैठने वाले हों, चाहे दो चार दोस्तों के मंडली में चर्चा करने वाले हों, पत्रकार बंधु हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, कोई भी हों, उनसे आग्रह है कि लोकतंत्र का कुछ लिटमस टेस्ट हैं, उन टेस्ट को चिन्हित करें और देखें कि जो सरकार आज के तारीख में जो परिवर्तन प्रस्तावित कर रहा है, क्या वह लोकतंत्र की शर्तों पर खरा उतर रहा है। अगर हम सरकार के कदमों की परीक्षा करने की स्थिति में नहीं है तो सच में हम लोकतंत्र के काबिल नहीं हैं। लोकतंत्र बहुत मूल्यवान चीज है और भारत की लोकतंत्र लिखित है। लिखित का मतलब साफ है कि मन में रखकर कोई बात आप जनता पर थोप नहीं सकते। सरकार क्या करेगी वह मुद्रित होना चाहिए, वह जनता के संज्ञान में होना चाहिए, ताकि जनता उसके गुण दोष को समझ सके, उसके पक्ष विपक्ष में माहौल बना सके, समर्थन जुटा सके और उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सके।
आजादी के बाद से ही जो शासक दल सत्ता में रहे हैं, लोगों के विरोध को दबाने कुचलने का प्रयास करते रहे हैं। हमारे कॉलेज सिर्फ डिग्री देने के स्थान बने हुए हैं। छात्रों की उपस्थिति स्वाभाविक नहीं होती है। दबाव में भले ही कुछ लोग आ जाएं, हम एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पर इन विषयों पर चर्चा नहीं करते जो देश को समसामयिक रूप से प्रभावित करता है। आज दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमत पहले से बहुत कमी है, लेकिन सरकार से हम यह नहीं पूछ पा रहे हैं कि आखिर जब दुनिया में इनका दाम कमा है तो इसका लाभ हमें क्यों नहीं मिल रहा है। सरकार ये नहीं बता पा रही है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से कैसे संपन्न कर रहे हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र के जनता को पैसा कैसे उपलब्ध करा रहे हैं, इसका कोई सरकार के पास में खाका नहीं है। मनरेगा में मजदूर काम करते हैं, उसको मजदूरी नहीं मिल रहा है और यह आवाज सड़कों पर नहीं है। हम मान लिए हैं कि मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि हमारी निष्क्रियता, हमारा मौन इस भ्रष्टाचार का समर्थन करता है। ऐसे में जो अच्छा परिणाम सूचना के अधिकार अधिनियम से आना था, मनरेगा से आना था, शिक्षा के अधिकार अधिनियम से आना था, पोषण का अधिकार अधिनियम से आना था, वह सब से हम वंचित हो गए हैं। संविधान रहे या जाए, नया आए या पुराना में ही हम समय समय पर परिवर्तन करते रहें, लेकिन अगर हमारा आचरण, हमारा सोच भारत को लोकतंत्र की दिशा में ले जाने के लिए नहीं प्रेरित कर रहा है, उसका संरक्षण नहीं कर रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम अंतिम चुनाव देख रहे हों, क्योंकि लोकतंत्र हर रोज सत्ता के सोच को समझने समझाने और उसका प्रचार प्रसार करने का और अपने को उससे अवगत रखने का नाम है। मैं उम्मीद करता हूं कि संविधान का यह दूसरा भाग, संविधान चर्चा का यह दूसरा भाग आपको अच्छा लगा होगा। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने आसपास और गांव में संविधान चर्चा करेंगे। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा अगर आपके द्वारा आयोजित किसी संविधान चर्चा में भाग लेने का हमें अवसर मिला। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर रोकता हूं। उम्मीद है कि बहुत जल्द तीसरे भाग को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा भाग दोस्तों के बीच संविधान चर्चा के रूप में आएगा। इसी के साथ आप सबको जय हिंद, जय भारत।